हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज फिर मैंने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक था वो था क्लोथ पैकिंग, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसके बाद बीच में मैंने नीट से रिलेटेड जो कि डिमांड आई थी, तो मैंने नीट से रिलेटेड वीडियो दी, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा पार्ट है अलग अलग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, और उसके बाद वेटेज के अकॉर्डिंग चैप्टर से किस तरह से प्रिपरेशन की जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दी अब तक, तो वो सब भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब उसके बाद अब हम आज के जो वीडियो है उसके अंदर चलिए आइए देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो किस तरीके से पैकिंग करते हैं और उनकी पैकिंग का क्या पैटर्न होता है। तो बेसिकली बच्चों, ये जो हमारा सॉलिड होता है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, ये एक दूसरे के काफ़ी क्लोज पैक होते हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा क्लोज पैक होने की कोशिश करते हैं कि इनके बीच में वैकेंट स्पेस बहुत कम बचे, ठीक है। तो अभी हम जब पैकिंग के पैटर्न को पढ़ेंगे तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फेयर यानी कि गोल बॉल्स जैसा कंसीडर करेंगे कि किस तरीके से ये आपस में बिल्डअप करते हैं थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और आपस में किस तरह से मिलके किस पैटर्न पर एक दूसरे के क्लोज आकर और पैकिंग को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे मैंने आपके सामने बनाया हुआ है एक डायमेंशन में एक एरो है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, और इसमें एक लाइन में स्फेयर गए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, यानी कि एक सिंगल डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सिंगल सी लाइन गई हुई है, ठीक है, सिंगल डायमेंशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको हमने स्फेयर जैसा नाम दिया हुआ है, इसमें ये दोनों एक दूसरे के पास हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास हैं। तो ये जो एक दूसरे के पास हैं, तो एक दूसरे के पास सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में है, ठीक। तो इस सिंगल डायरेक्शन में होने की वजह से इसको हमने बोला है कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ओके। अब इसमें एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मान लीजिए कि ये जो हर स्फेयर है, आप मान लीजिए इस स्फेयर को बीच में ले लीजिए, एक सिंगल स्फेयर है यहाँ पर, ये दिस वन, ये स्फेयर, ठीक है। इसके अगल बगल में कितने स्फेयर आपको दिख रहे हैं? दो हैं, वन एंड टू, ठीक है। तो इसके नेबर में कितने स्फेयर हुए? दो स्फेयर हुए। तो चलिए देखते हैं अब क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पर अरेंजमेंट करते हैं स्फेयर्स का। बेसिकली क्या होता है कि ये जो लेयर्स होती हैं, यानी कि जो रोज होती हैं स्फेयर की, इसको हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने देखिए ये पहला जो हमारा है ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन टू डायमेंशन, इसको मैंने कैसे दिया हुआ है। यहाँ पर बेसिकली क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर्स देख रहे हैं आप, ये सारे स्क्वायर्स जो हैं वो मैंने एक के ऊपर एक, यानी कि ये एक लेयर है, उसी के ऊपर जस्ट मैंने दूसरी लेयर स्टार्ट करी, तीसरी लेयर स्टार्ट करी, तो ये तीनों सेम, यानी कि सेम पैटर्न पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते चले गए हैं, अरेंज होते चले गए हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ उसको मैंने बोला ए टाइप, ठीक है। तो इसको मैंने बोला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों बोला स्क्वायर क्लोज पैकिंग? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप की पैकिंग के अंदर हमको एक स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, तो ये इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, ठीक है। ये टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब इन्हीं ये जो आपकी स्क्वायर रोज हैं इसको हम दूसरी तरह से भी रख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अब चलिए इमेजिन करते हैं कि ये एक स्फेयर की लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो दो स्फेयर हैं, स्फेयर के बीच में यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह दिखी, तो मैंने वहां से दूसरी रो स्टार्ट करी, ना कि वहां से जैसे कि मैंने उसके ऊपर किया हुआ था। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस था मैंने उसके ऊपर से दूसरी स्टार्ट करी, फिर मैंने यहाँ पर इसके इन दोनों के बीच में जो स्पेस मुझे दिखा उसके ऊपर लेकर मैंने तीसरी वाली स्टार्ट करी, यानी कि बी। आपकी बुक में 4 रो का एग्जाम्पल है, तो बी ए टाइप ऑफ ये स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके अंदर जो पैटर्न होता है
इसमें यहाँ पर मुझको एक हेक्सागन बनता हुआ दिख रहा है, तो इसको हमने बोला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो यानी कि दो तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, ए टाइप एंड बी ए टाइप। पहले में हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिखी और दूसरे में हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखी, क्योंकि उसके अंदर हमको हेक्सागन और स्क्वायर बनता हुआ दिखा। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एक स्क्वायर है इसके अंदर, ये एक मान लीजिए एक स्क्वायर है, ये पूरा बना हुआ, इसमें जो मिडल स्फेयर है, इस स्फेयर के चारों तरफ हमको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4, इसके नेबर में 4 और स्फेयर हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। तो इसको हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 4। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो हमारा एक स्फेयर है, इसके 1 2 3 4 5 6, जी हाँ, यहाँ पे हमको 6 नेबर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब पैकिंग पैटर्न जो है हमारा, ये थोड़ा सा इजी पैकिंग पैटर्न है, यानी कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ हद तक फ्री है, बट ये सॉलिड के ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बीच में बचे हुए स्पेस में एक दूसरे के ऊपर आए हुए हैं, यानी कि बहुत बहुत कम स्पेस छोड़ा हुआ है। आप खुद देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये स्पेस आया हुआ है, ठीक है, ये जो जगह है, और यहाँ पर इसके बाद इसमें जो स्पेस आया हुआ है, तो ये काफ़ी कम स्पेस है। तो यानी कि इसके अंदर पार्टिकल्स कम फ्री होते हैं। तो हमने क्या देखा कि 2 डायमेंशंस में हमने दो तरीके से यहाँ पर पैटर्न रखा पैकिंग का, ए टाइप बी ए टाइप, और हमें दो तरह के स्ट्रक्चर मिले, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये सब हमने 2 डायमेंशंस में देखा। तो गाइज अभी तक हमने बात करी थी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन में। अब हम 3 डायमेंशन में देखेंगे कि 3 डायमेंशन में किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि ये जो हमारा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है वो बन सकता है किस तरीके से, 2 डायमेंशनल लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखकर। तो सबसे पहले जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल, यानी कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर से। तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मानिए कि आपने ये एक आपकी रो है, फिर उसी के जस्ट स्टार्ट आपने दूसरी, उसी के हेड से स्टार्ट करी तीसरी, यानी कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में बिल्कुल सेम पैटर्न में अलाइंड है, ठीक है, बिल्कुल एक सेम वे में अलाइंड है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्यूब भी बना के दिखाया हुआ है। इस क्यूब में आप देख सकते हैं, ये जो आपका क्यूब है इसमें बहुत परफेक्टली बना हुआ है, आपने लेयर्स को एक दूसरे के पास रखा हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेकेंड लेयर होती है, उसी के मतलब जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसी के हेड से हम दूसरी लेयर स्टार्ट करते हैं, फिर तीसरी स्टार्ट करते हैं, फिर चौथी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, एक स्क्वायर मिलता है। और यहाँ पे मैंने आपको तीनों एक्सेस पे करके दिखाया हुआ है, एक्स वाई और जेड, यानी कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये हमने किससे बनाया है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, क्योंकि इसके अंदर हमको एक स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इस अरेंजमेंट में जो होता है, स्फेयर जो होता है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली हर डायरेक्शन में एक दूसरे से बराबर ही तरीके से अलाइंड होते हुए और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें जो इस तरह के जो लैटिस होता है, इस लैटिस को हम बोलते हैं ए टाइप लैटिस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और ये हमारी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने 2 डायमेंशनल स्क्वायर से 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाई। जो हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। तो आपको अभी मैंने दिखाया कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है तो उसमें हमें एक हेक्सागन बनता हुआ नजर आता है। ये देखिए, ये आपको एक हेक्सागन बनता हुआ नजर आ रहा है, ए बी ए टाइप, ठीक है। तो हमारे पास एक ये लेयर है, ठीक है, जिसमें मैंने ए फिर बी फिर ए इस तरह के अरेंजमेंट को रखा है। इसी के ऊपर एक और अगर हम लेयर रख देते हैं तो हमको दो तरह के वॉइड्स दिखते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको वॉइड्स के बारे में बताऊंगी कि वॉइड्स क्या होता है। तो बेसिकली वॉइड क्या होता है कि ये जो हमारे स्फेयर हैं, इन स्फेयर्स के बीच में जो जगह बचती है उसको हम बोलते हैं वॉइड्स, ठीक है। तो इसमें हमको दो तरह के वॉइड्स दिखते हैं, एक टेट्रागोनल और एक ऑक्टाहेड्रल। देखिए, टेट्रा मतलब चार, जो चार उससे स्फेयर से घिरा हुआ है, और ऑक्टाहेड्रल यानी कि ये ऑक्टाहेड्रल जो होता है
ये 3 ऊपर 3 नीचे, यानी कि ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाता है जो कि एक ऑक्टागन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होती है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको एक शो किया हुआ है, ये 3 स्फीयर्स हैं। ठीक है, ये 3 स्फीयर्स हैं। ये तीनों एक के ऊपर आपने एक गोला और रख दिया लाकर। ठीक है, तो जो इसके बीचों बीच में इमेजिन करिए कि 3 बॉल है, 3 बॉल आपने रखी, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल के ऊपर एक और बॉल रख दी। तो उसके बीच में, उसके अंदर की तरफ जो स्फीयर होगा, उसको, जो अंदर की तरफ स्फीयर मतलब कि जो जगह बचेगी, उसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो 1 2 3 4 स्फीयर से घिरा हुआ है और उसके बीच में जो वॉइड है, जो जगह बचती है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाती है। अब इमेजिन करिए कि ये 3 स्फीयर है, इसके ऊपर आपने एक तरीके से 3 स्फीयर और लाकर रख दिए, 3 स्फीयर नीचे, 3 स्फीयर ऊपर, तो ये यानी कि 2 लेयर बन गई। तो इस तरह की जो वॉइड दिखती है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, वो एक ऑक्टागन और ये टेट्रागन, इस तरीके का हमको स्पेस नजर आता है। तो ये जो वॉइड नजर आती हैं, ये एक्चुअली प्लेसिंग ऑफ द स्फीयर इन दैट वे कि आपको उसके बीच में उस हिसाब से जगह नजर आती है। अगर वो 4 से घिरा हुआ है और अगर वो इस अरेंजमेंट में रखा हुआ है तो ऑक्टाहेड्रल, और अगर वो 4 से घिरा हुआ है और वो ऊपर नीचे के अलाइनमेंट में है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। तो चलिए ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि हम अब करने वाले हैं 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो वॉइड्स बनते हैं उसको भी मैंने डिटेल में भी बताया था। तो अभी आइए देखते हैं कि उसको किस तरह से प्लेस करते हैं। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, यानी कि जो सेकेंड लेयर है वो फर्स्ट लेयर के ऊपर रहेगी। जैसे कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक की आपने एक लेयर ले ली, एक, ठीक है, आप कंसीडर कर लीजिए कि वो एक लेयर है, एंड उसी सिमिलर लेयर को आप वो जो स्फेयर्स हैं, जो सेकेंड लेयर, वो कहाँ से, जो उसका डिस्पर्स फेस है, यानी कि जहाँ से खाली जगह स्टार्ट हो रही है, आप वहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप वहाँ से रखना स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो पहली लेयर है उसको आपने लेयर ए का नाम दिया और दूसरी लेयर को लेयर बी का नाम दिया। तो इससे एक स्फेयर के ऊपर दूसरा स्फेयर ना आके, जबकि उसकी डिस्पर्शन यानी कि उसकी जो जगह है जहाँ से, यानी कि 2 स्फेयर के बीच में से तीसरी हमारी हेड उसका स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी यहाँ पे डायग्राम भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरह से डायग्राम जो है, मैं आपको क्लीन अभी दिखाती हूँ कि यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी। तो ये मान लीजिए ये हमारी पहली लेयर थी, ए लेयर इसको मान लेते हैं, या फिर हम नीचे वाली कोई ए फर्स्ट लेयर मान लेते हैं। उसके बाद हमने ये जो हमारे 2 स्फेयर हैं, इन 2 स्फेयर के बीच से हमने यहाँ से स्टार्ट किया सेकंड लेयर, यानी कि ये लेयर ए हो गई, ये लेयर बी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने इसको स्टार्ट किया। तो जब हमने इसको इस तरह से स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली लेयर है उसके दोनों के हेड के बीच में से दूसरी लेयर स्टार्ट हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हम इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं तो हमको 2 तरह के वॉइड मिलते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि a stack of 2 layers of close packed spheres and voids generated in them, that is tetrahedral void and octahedral void। अब tetrahedral void और octahedral void कैसे समझ में आएगी, देखिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे आप कि ये जो आपकी दिख रही है ये टेट्राहेड्रल void है और ये octahedral void है। ठीक है, अब इसको क्लीन तौर से समझने के लिए, जो टेट्राहेड्रल void है उसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि वो 4 स्फेयर के सराउंडिंग से, यानी कि उसके नेबर्स कितने स्फेयर हैं, नेबर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, तो उसको हमने बोला टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 और इसके जो नीचे वाली वॉइड है वो क्या है, 4। अब इसी तरह से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये 3 ऊपर के, ठीक है, और इसी तरह से 3 नीचे की तरफ रखे हुए हैं, तो वो एक ऑक्टाहेड्रन फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। तो ये शेप आपने देखा कि इस तरह से जनरेट होता है। तो ये जो वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, तो ये एक क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रन फॉर्म करती है, इसलिए हम इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे भी डायग्राम में फिर से दिखाया गया है कि जो टेट्राहेड्रल होल है वो एक 4 से घिरा हुआ है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल होल को दिखाया गया है। इसने पहले यहाँ पे स्फेयर को
ऊपर रखकर दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर स्फेयर को हटा के बताया गया है कि टेट्राहेड्रल कैसे जनरेट हुई है। तो यानी कि 1 2 3 और ये चौथा, ये हमारा जो चौथा है ये क्या कर रहा है, ये मिलके 4 यानी कि ये एक टेट्राहेड्रन बना रहा है। तो इसके बीच में जो वाइट जो स्फेयर बच रहा है, जो स्पेस बच रहा है, उसको हमने बोला है टेट्राहेड्रन वाइट। उसी तरह से यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल को भी मेंशन किया है। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेंशन हुआ है, यहाँ पर दिखा रहा है कि ये 1 2 3, ये 3 स्फेयर, और उसी की जस्ट अपोजिट नीचे 1 2 3, ये 3 स्फेयर। तो ये 6 हैं, ये एक ऑक्टाहेड्रन फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे इसने दोनों को अलग अलग करके डायग्राम में बिल्कुल क्लियर दिखाया। तो इन दोनों के बीच में रखने पर जो स्पेस क्रिएट हो रहा है, जो वाइड क्रिएट हो रही है, उसको हमने ऑक्टाहेड्रल वाइड बोला है, क्योंकि वो एक ऑक्टाहेड्रल बना रही है। यहाँ पे आप देखिए, अब हमने ये देखा कि ये पॉसिबिलिटी, तो इसके बारे में बताया है कि ये जो ट्रायंगुलर वाइड्स होती है, जो सेकंड लेयर के अबव होती है, जो ट्रायंगुलर वाइड्स फर्स्ट लेयर यानी कि फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के ऊपर होती है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कंप्लीटली ओवरलैपिंग इसमें फॉर्म नहीं होती है। और ये जब इसमें स्फेयर फिलिंग होती है, तो स्फेयर फिलिंग का मतलब ये है कि जो वाइड का जो मतलब जो जगह बच रही है, उसको छोटे मॉलिक्यूल्स आके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो अभी आपने ये चीज़ देखी डायग्राम के थ्रू। अब हमारा जो नेक्स्ट है, ये जो आपके यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है, इस फार्मूले को मैंने डिटेल में बता रखा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या है, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, यानी कि थर्ड लेयर को आप सेकेंड लेयर के ऊपर करें। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी हैं। कवरिंग टेट्राहेड्रल, इसमें देखिए, अब हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पे हमको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दिख रही हैं साफ साफ। अब हम इसके अंदर हम दो तरह से स्फेयर को सजा सकते हैं, लेयर्स बना सकते हैं। हमारी जो टेट्राहेड्रल दिख रही है उसको भरकर, या फिर जो हमारी ऑक्टाहेड्रल दिख रही है उसको भरकर। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया उन्होंने कि कवरिंग टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल के अंदर जब हम भरते हैं तब क्या होता है, देखिए इसमें बताया गया है कि जब टेट्राहेड्रल को आप सेकेंड लेयर में कवर करते हैं स्फेयर, ठीक है, यानी कि थर्ड लेयर की स्फेयर, तो इस केस में क्या होता है कि जो एग्जैक्टली अलाइंड होता है, यानी कि एक दूसरे में आपको सिस्टम जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, ए बी टाइप, यानी कि आपकी जो फर्स्ट लेयर है और जो आपकी थर्ड लेयर है वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसी तरह से आपकी सेकेंड लेयर और फोर्थ लेयर क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो आपको इसमें पैटर्न मिलता है ए बी टाइप। तो ये स्ट्रक्चर को जो बनता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर कहलाता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली दिखाया गया है। देखिए डायग्राम को ओपन क्लोज दोनों तरीके से करके यहाँ पे दिखाया गया है कि हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। तो इसका यहाँ पे आपके डायग्राम में पूरी एक्सप्लेनेशन है डायग्राम की, ओपन करके हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग का एक्सप्लोडेड व्यू भी है। और जो इसमें शेयर कर रहा है 4 लेयर्स को, यानी कि पहली लेयर और फोर्थ लेयर क्या है, सेम है, आप देखिए। और इसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, लेकिन हेक्सागोनल में क्या है, पहली और तीसरी लेयर सेम है। अब हमारी जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हम ऑक्टाहेड्रल को भरते हैं। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल को भरते हैं तब क्या होता है, तो हमको क्या मिलता है कि जो थर्ड लेयर होती है उसको आप प्लेस करते हैं सेकेंड लेयर की में, इस मैनर पे कि जो उसके स्फेयर की ऑक्टाहेड्रल है वो भर जाए। तो जब इस मैनर में आप स्फेयर को करते हैं तो जो थर्ड लेयर होती है वो अलाइन नहीं होती है, यानी कि आपकी फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर नहीं होगी सेम, ठीक है, फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम नहीं होगी। और जब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम नहीं होगी तो हमने उसको उस थर्ड लेयर को किसका नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया, यानी कि ए बी और सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी एंड सी, इस तरह से। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो अरेंजमेंट होता है ये अलाइंड नहीं है, जबकि आपने पहले वाले में देखा था कि वहाँ पे अलाइनमेंट शो हो रहा था। तो इसमें आपको जो मिलेगा वो कौन सा पैटर्न मिलता है, ए बी सी, यानी कि तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। और ये क्या बनाते हैं, ये क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये दो तरह का अरेंजमेंट है। हमने पहले किसको फिल किया, टेट्राहेड्रल को, तो हमको हेक्सागोनल पैकिंग का अरेंजमेंट मिला। और जब हमने ऑक्टाहेड्रल को फिल किया तो हमको मिलता है क्यूबिक या फिर SCC।
तो इस तरह से ये अरेंजमेंट पाए जाते हैं कि पैकिंग किस तरह से हो सकती है। तो बच्चों अभी तक हमने ये पैकिंग पैटर्न पढ़ा। अब इसमें हमने वर्ड्स देखे। तो अब हमारा ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि कितने टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वाइज किसी भी क्रिस्टल लैटिस में हो सकते हैं। तो उसके लिए एक बेसिकली फॉर्मूला है दैट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपके बहुत सी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो हम पढ़ेंगे उसको। तो मान लीजिए कि आपका एक क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस है। तो जो क्रिस्टल लैटिस में जो भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको हमने n कंसीडर कर लिया। और जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होती है उसको भी हमने n कंसीडर कर लिया, यानी कि जितने स्फेयर होंगे उतनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी जो टेट्राहेड्रल वाइड्स है वो 2n होगी, यानी कि इसकी जस्ट डबल। जितने स्फेयर यानी कि जितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उतने ऑक्टाहेड्रल वाइड, लेकिन इसकी जस्ट डबल जो है वो क्या है, टेट्राहेड्रल वाइड है। अब ये क्वेश्चन सोचने वाली बात है, ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है कि क्या सारे वॉइड जो भी स्पेस में जो उसमें स्पेस बच रहा है ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कंप्लीटली फिल होते हैं। देखिए ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसके अंदर वाइब्रेटिंग मोशन करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेस रह जाता है। लेकिन इनको फिल करने के लिए स्मॉल और बिग आयन जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो जो स्मॉलर आयन होते हैं वो वॉइस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जो जगह होती है वॉइस को फिल कर देते हैं। और जो बिगर आयन होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट होता है यानी कि पार्टिकल उसकी जगह लेते हैं, स्फेयर की जगह ले लेते हैं, लैटिस पॉइंट बनाते हैं। और जो स्मॉलर आयन होता है तो स्मॉलर आयन जो होता है वो वॉइड के अंदर चला जाता है, वो उसको फिल कर देता है। मोस्टली ये जो है पॉजिटिव आयन या कैटायन होते हैं, क्योंकि भाई कैटायन का साइज जो होता है वो छोटा होता है, उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ होता है, उनकी शेल एक खत्म हो चुकी होती है, खाली हो चुकी होती है, तो इसकी वजह से उनका साइज डिक्रीज हो जाता है, इसलिए वो वॉइड के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो हमारे लैटिस पॉइंट बनाते बिगर आयन जो है वो मोस्टली पॉजिटिव आयन होते हैं। वो क्या करते हैं भाई, वो तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके आए हुए हैं, उनकी एक नई शेल बनी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वो उनका साइज बढ़ा है तो वो लैटिस पॉइंट बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि नंबर ऑफ जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें वो ये हैं कि जो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड हम n लेते हैं, n नंबर ऑफ, और 2n जो है वो उसकी टेट्राहेड्रल वाइड होती है, और जितने लैटिस पॉइंट होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होगी। तो बच्चों अब हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बेसिक बताया उसके बेस पे। तो यहाँ पे हम किस तरीके से फार्मूला कंपाउंड का जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ कंपाउंड इज फाउंड बाय एलिमेंट एक्स एंड वाई, एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई दैट इज एनायन, जहां मैंने नेगेटिव मेंशन किया हुआ है, मेक सीसीपी यानी कि क्लोज क्यूबिक पैकेज स्ट्रक्चर, एंड दोज ऑफ एलिमेंट एक्स यानी पॉजिटिव आयन ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दो एलिमेंट जो हैं एक्स और वाई मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो एक्स क्या है पॉजिटिवली चार्ज है और वाई निगेटिवली चार्ज है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वाई होता है यानी एनायन यहाँ पर जो है वो क्या करेगा, क्रिस्टल लैटिस यानी कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, और जो एक्स है वो क्या है, छोटा है, एनायन है, तो वो क्या करेगा, वॉइड में जाएगा। तो वो कहाँ जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और वाई जो है वो कहाँ जा रहा है, लैटिस पॉइंट पे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये जो हम जानते हैं कि यानी कि जो जो हमारा क्लोज पैक्ड स्फेयर है, जितने भी क्लोज पैक्ड स्फेयर हैं उसको हमने n नंबर कंसीडर कर लिया कि भाई वो n होंगे, जितने वो होंगे उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, ठीक है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड उसकी 2n होगी। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड तो वो पूछ नहीं रहा है, यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछ रहा है, तो हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा y एटम जो कि हमारा लैटिस पॉइंट बना रहा था वो n है, ठीक है। फिर हमने देखा कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो भी इसके बराबर होगी अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यानी कि ये दोनों इक्वल होते हैं। फिर नंबर ऑफ x यानी कि
हमारी ऑक्टाहेड्रलॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रलॉइड कौन बना रहा था? एक्स बना रहा था, इसलिए मैंने उसको फिर से लिखा है एन, यानी कि नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन, ठीक है। और नंबर ऑफ वाई इज इक्वल टू एन, यानी कि एक्स और वाई दोनों क्या है? सेम है, यानी कि द नंबर ऑफ एटम्स एक्स इज टू नंबर ऑफ एटम वाई, यानी कि 1:1, यानी कि जो इसका 1:1 रेशियो आया तो इसका फॉर्मूला बनेगा एक्स वाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये बहुत इजी सा एक क्वेश्चन था और इसके बेसिस पे इसका फॉर्मूला जनरेट हुआ एक्स वाई। अब इसमें कंफ्यूजन ना हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप इसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए, या वीडियो मेरी फिर से 10 सेकेंड बैक ले जाके फिर से समझने की कोशिश करिए। और मैं इस पे एक और न्यूमेरिकल आपको बता रही हूँ फिर नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है और तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP, hexagonal close packing, and those of element occupy 2/3 of the tetrahedral voids. What is the formula of the compound formed by element A and B? तो सबसे पहले दो एलिमेंट है A and B, ठीक है। जो B है हमारा, वो B क्या कर रहा है? HCP फॉर्म कर रहा है। तो B जो HCP फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये बड़ा आयन है, ठीक है। ये बड़ा आयन है और ये हमारा क्रिस्टल लैटिस बना रहा है, लैटिस स्फेयर बना रहा है, और A जो है हमारा वाइड फिलिंग कर रहा है, ठीक है। क्या वो कितनी वाइड फिलिंग कर रहा है? 2/3, ठीक है, 2/3। अब हम यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमने देखा कि जो हमारा B हमारा लैटिस स्फेयर है। आपको पता है कि जितना लैटिस स्फेयर होगा उतना ही आपके, मतलब आप उसको बी एटम कंसीडर करिए, ठीक है। तो हमने उसको क्या कंसीडर कर लिया? नंबर ऑफ बी एटम इज इक्वल टू एन, ठीक है। अब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स, जो कि लैटिस स्फेयर का डबल होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2n। अब नंबर ऑफ बी एटम हमारा n आया, जो कि क्या बना रहा था? हमारा स्फेयर बना रहा था। और नंबर ऑफ ए एटम कितना आपका वो कर रहा था? 2/3 दिया हुआ है, और जो कि हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2n से, तो क्या हो जाएगा? 4/3n हो जाएगा। अब हम निकालेंगे A:B, यानी कि इसका फॉर्मूला। तो आपका भी आया हुआ है 4/3n, ठीक है। और B एटम के लिए is to 1। दिस इज फॉर A एटम एंड दिस इज फॉर B एटम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4/3:1, ओके, इजली। तो हमारा A क्या आ गया? 4, और B क्या आ गया? 3। तो हमारा जो फॉर्मूला कंपाउंड का आएगा वो होगा A4B3। तो इस तरीके से हम जनरेट करते हैं किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला।